पिछले वीडियो में हम लोग बोले थे कि पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रांस की क्रांति कि फ्रांस की क्रांति क्यों हुआ था, क्रांति की आवश्यकता क्यों पड़ी थी, इस पर हम लोग पढ़ेंगे आज। फ्रांस की क्रांति देखिए, फ्रांस जो है ये पड़ता है यूरोप महादेश में। यूरोप महादेश का एक देश है फ्रांस। फ्रांस में बुर्बो वंश का शासन बहुत लंबे समय से चल रहा था। बुर्बो वंश ये जो है लंबे समय से शासन चला रहा था, जिसमें जनता को कोई विशेष फायदा हो नहीं रहा था। ये धीरे धीरे इसमें सबसे शक्तिशाली शासक जो हुआ वो था लुई 14वां। लुई 14वां बुर्बो वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ। ये इतना शक्तिशाली था कि एक नारा दिया था, मैं ही राज हूं, मेरा शब्द ही कानून है। यानी कि अपने आप को राज्य से तुलना करते थे और जो बोलते थे वही संविधान है, इससे तुलना करते थे। यानी पूर्णतः एक तरह से तानाशाह था, लेकिन यह योग्य शासक था। यह अपने समय में कोई भी विद्रोह होने नहीं दिया। जो भी विद्रोह हुआ उस सबको दबा दिया कि विद्रोह नहीं फैले। और इसी के समय में वहां वर्साई का शीश महल बना। वर्साई का शीश महल जो बड़ा शानो शौकत का था। वर्साई का शीश महल, इसमें किसी प्रकार की कोई ऐशोआराम की सुविधा नहीं था, जो नहीं, सब कुछ उपलब्ध था। और अपनी राजधानी भी लुई 14वां वर्साई में स्थापित कर लिया। यानी फ्रांस की राजधानी हो गया वर्साई। ये किसके समय में हुआ? तो लुई 14वां के समय में हुआ। ये वर्साई में इतना खर्चा किया जा रहा था इसको सजाने में, रखने में अच्छा, कि वहां का जनता पर टैक्स का भार पड़ रहा था, कर्ज बढ़ रहा था, लेकिन इसका थोड़ा सा भी परवाह नहीं किया लुई 14वां, और ये अपना शासन आगे बढ़ाते रहा। उसके बाद आता है लुई 15वां। इस लुई 15वें के समय में सप्तवर्षीय युद्ध हो जाता है। सप्तवर्षीय जो आप लोग को पिछले वीडियो में पढ़ाए होंगे, सप्तवर्षीय युद्ध जो 1756 से 63 ईस्वी के बीच चला था, 7 वर्षों तक। इसे सप्तवर्षीय युद्ध कहा गया था, जिसमें कि 2 देशों ने भाग लिया था। एक ब्रिटेन था और दूसरा फ्रांस था, जिसमें फ्रांस की हार होती है और ब्रिटेन की विजय होती है। इस समय शासन कर रहा था लुई 15वां। लुई 15वां के बाद अगला आता है लुई 16वां। ये फ्रांस की गद्दी पर बैठता है 1774 ईस्वी में। लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर 1774 ईस्वी में बैठता है, जब तक उधर अमेरिका में क्रांति भी शुरू हो गया था। और ये लुई 16वां जो था, अपने कर्ज का बोझ और इसके पत्नी का जो फालतू खर्चा था, फिजूल खर्ची। लुई 16वां की पत्नी थी मेरी एंतुआनेत। मेरी एंतुआनेत ये ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी मेरी एंतुआनेत। ये बहुत फिजूल खर्ची करती थी। अपने आसपास 15,000 लोगों को बिना वजह रखती थी, जिसको कि ऊंचे वेतन भी दिया जाता था, कोई काम भी नहीं था। ये 15,000 अधिकारियों को वेतन देना और अपना खर्चा, जिसमें कि पूरे देश के आय का 15% रुपया खर्च करते। 15 नहीं, सॉरी, 9% खर्च करते थे पूरे देश के आय का। यानी बहुत बड़ा रकम था। देश कर्ज में डूबता जा रहा था।
महंगाई बढ़ता जा रहा था, बेरोजगारी बढ़ता जा रहा था, लेकिन ये राजा और ये महारानी अपने स्वेच्छाचारिता मतलब जो इच्छा हो वो करने के लिए दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा था। इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि आखिरकार कितना महंगाई बढ़ रहा है, कितना बेरोजगारी बढ़ रहा है। और अपने क्रांति को दबाने के लिए और पाप को छुपाने के लिए ये लफायते को अमेरिकी क्रांति में भेज दिया था। लफायते जो व्यक्ति था इसको अमेरिकी क्रांति में इसलिए भेजा था कि जो महंगाई है, बेरोजगारी है, इससे लोगों का मुद्दा हट जाए। लेकिन हर एक प्रयास करने के बाद भी ये मुद्दा हटा नहीं हटने का एक और कारण था, सामाजिक कारण। सामाजिक कारण का मतलब हुआ कि उस समय फ्रांस को 3 भागों में विभाजित कर दिया था। 3 भाग था। पहला प्रथम स्टेट, दूसरा द्वितीय स्टेट और तीसरा था तृतीय स्टेट। इस प्रकार से समाज 3 भागों में बटा हुआ था। फ्रांस का समाज 3 भाग में बंटल था। प्रथम स्टेट में आता था पादरी, जिसे पुजारी कहा जाता था। दूसरे वर्ग में आता था कुलीन वर्ग, यानी जो अमीर था ये दूसरे स्टेट में आता था। ये शासन की बागडोर लेकर बैठे हुए थे और प्रथम स्टेट पूजा में लीन था। तृतीय स्टेट में बाकी सभी लोग शामिल था, चाहे वो शिक्षक हो या वकील हो, अध्यापक हो, मजदूर हो या किसान हो। मजदूर, किसान, व्यापारी, सब का सब तृतीय स्टेट में था। यानी कह सकते हैं कि फ्रांस की कुल आबादी का 90% लोग इसी में शामिल था। 90% लोग तृतीय स्टेट में शामिल था। 10% लोग प्रथम और द्वितीय मिलाकर। और एक व्यवस्था ये भी था कि प्रथम स्टेट वाले लोग और द्वितीय स्टेट वाले लोग किसी प्रकार का टैक्स नहीं भरते थे। वो टैक्स फ्री थे, आपको टैक्स नहीं भरना है। एक लोग पूजा कीजिए, कोई बात नहीं है। दूसरे लोग का काम था कि आपको जैसे चलाना है, शासन के आसपास रहिए, उससे कोई मतलब नहीं है। और तीसरे लोग का था कि पूरा जितना प्रकार का छोटा से बड़ा काम है सब तृतीय स्टेट को करना। पूरा टैक्स भी, हर प्रकार का टैक्स इसी को भरना था। यानी कि बताइए कि ऐसे अगर समाज चलेगा तो समानता की भाव आएगी नहीं। सब असमानता में बटा हुआ था। सब बेचारे तृतीय स्टेट में अच्छे अच्छे वकील थे, डॉक्टर थे, सब अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता था कि हम लोग इतना कमाते हैं। इलाज डॉक्टर लोग कर रहा था, पढ़ा शिक्षक लोग रहा था, लेकिन सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मिला हुआ था प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट को। किसानों के लिए तो और भी था कि अगर आप किसान हैं तो एक प्रकार का अलग से टैक्स भरिए, टैले। अगर आप लोग धर्म मानते हैं तो अगर धर्म पर भी एक धार्मिक कर लगा के रखा था, इसका नाम था टीथे। देखिए, किसानों पर था कर कि आपके पास अगर खेत है तो खेत के लिए अलग से टैक्स दीजिए, इधर जो आप टैक्स भर रहे थे वो भर रहे। धार्मिक कर था टीथे। देखिए, ऐसे बोला जाता है गांव में कि जमीन अगर ऊंचा रहता है बोलता टीला है, तो समझ जाइए जमीन ऊंचा मतलब किसान का जमीन ऊंचा होगा। तो टीला है मतलब किसान का जमीन टीला है, तो टैक्स का नाम हुआ टेले। उसके बाद अगर हम लोग धर्म में पूजा करते हैं तो मंदिर में लगाते हैं टिक्का, इसका मतलब हुआ कि धार्मिक कर का नाम था टीथे। आप लोग इस प्रकार से याद रखेंगे कि किसान के जमीन कभी कभी ऊंचा हो जाता है तो टीला, यानी कि किसानों के लिए कर था टेले। लोग जो पूजा करता है हिंदू धर्म में वो जाकर के मंदिर में लगाता है टीका, धार्मिक कर था टीथे। इस प्रकार से कर व्यवस्था लगा हुआ था धार्मिक कर में कि अगर आप मंदिर जाते हैं
तो हर हाल में आपको कुछ न कुछ तीर्थे कर देना पड़ेगा, तभी आप मंदिर में पूजा कर सकते हैं। और बिना तीर्थे दिए हुए आप पूजा नहीं कर सकते। इससे लोगों के भावनाओं को भी ठेस लगता था कि आखिरकार हम लोग अगर भगवान का पूजा करने जाए तो फिर वहां क्या टैक्स, वहां अगर देना हो तो स्वेच्छा से दान दे देंगे। लेकिन वहां का जो राजा था वो पोप होता है जो इस उसका धर्म गुरु होता है ईसाइयों का, पोप को छूट दे करके रखा था कि आप जो पूजा करने आए उससे धार्मिक कर लीजिए। तीर्थे इसमें राजा को भी टैक्स मिल जाता था, यानी धार्मिक कर लगा के रखा था पोप, और ये पोप मिला हुआ था राजा से। अब इस प्रकार से जनता में भारी असंतोष था कि अगर हम लोग ऐसे करें हर वस्तु पर टैक्स देना है, अगर किसानी करें तब भी टैक्स देना है, अगर हम लोग धर्म मानने जाएं पूजा करने जाएं तो वहां भी जबरदस्ती पूर्वक टैक्स देना है। ये सामाजिक असमानता था। किसानों के लिए और एक सिस्टम था कि हर एक 6 साल में वहां टैक्स वसूलने के लिए जमींदार को भेज देता था कि आप टैक्स वसूल के आइए, और उस टैक्स वसूलने वाले को कहा जाता था टैक्स फॉर्मर। यानी एक टैक्स फॉर्मर को नियुक्त किया था कि आप जाइए और टैक्स वसूल के आइए। टैक्स फॉर्मर टैक्स वसूलता था, और ये टैक्स का सिस्टम भी क्या था, बड़ा मनमाना ढंग का था कि आप टैक्स वसूलिए और कोई दिक्कत नहीं है, एक निश्चित राशि आप राजा को दे दीजिए, बाकी सभी राशि अपने पास रख लीजिए। यानी टैक्स फॉर्मर जो किसान से टैक्स वसूल रहा था वो भी अपना मनमाना कर रहा था। इन सभी कारणों से फ्रांस में सब व्यक्ति दुखी था जो तृतीय स्टेट में आता था। समय आगे बढ़ता गया, लोग क्रांति की ओर अग्रसर हो रहे थे। वहां के जो व्यक्ति थे, शिक्षक, पत्रकार महोदय, सब क्रांति के लिए अग्रसर कर रहे थे कि आगे बढ़िए, जब तक क्रांति नहीं करेंगे ये राजा कुछ भी अधिकार देने वाला नहीं। समय आगे बढ़ता गया। उसके बाद क्या होता है कि वहां 175 वर्ष से राजा, जो वहां का नेशनल असेंबली था, या तो आप स्टेट असेंबली कह सकते हैं, अपनी भाषा में कह सकते हैं संसद का बैठक 175 साल से नहीं बुलाया था। यानी राजा की स्वेच्छाचारिता इस प्रकार थी कि संसद है, स्टेट जनरल है, लेकिन किसी काम करने बुलाता ही नहीं था बैठक, जो मन हो वो करे। इस प्रकार से राजा का निरंकुश शासन चल रहा था। लेकिन होता क्या है कि प्रथम स्टेट में 300 व्यक्ति था, यानी भारत की भाषा में कह सकते हैं 300 सांसद था। द्वितीय स्टेट में भी 300 सांसद था। बेचारा भले बैठक नहीं बुलाता था लेकिन था। तृतीय स्टेट में 600 था, यानी जिसकी आबादी 90% थी उसका प्रतिनिधि 600, जिसकी आबादी दोनों मिला के 10% थी उसका प्रतिनिधि 600, 300 प्लस 300। यहां भी भेदभाव हुआ था तीसरा स्टेट के साथ। भेदभाव हुआ तो 1789 ईस्वी में जब कर्जा खूब बढ़ गया, अब देश चलाना मुश्किल हो रहा था, तब लुई 16वां ने स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई। लुई 16वां स्टेट्स जनरल की बैठक बुलाती है कि आइए 1200 हमको एक्स्ट्रा पैसा निकालना है जिससे देश का विकास कर सके। एक्स्ट्रा पैसा निकालने की जब बात आई तो तृतीय स्टेट वाले इसके लिए राजी नहीं थे। बोला पैसा आप खर्चा किए, फालतू फालतू खर्च किए, तो हम लोग अपने राजस्व खाते से जो जिस पर कि तीनों का अधिकार था, तो वहां से हम पैसा क्यों निकालने देंगे। जब आप इतना खर्च किए, कर्ज लिए, हमसे पूछे नहीं, तो इस पर हम लोग साइन नहीं करेंगे। फिर भी बैठक बुलाया। बैठक में ये लोग गया, वहां बैठक में गया तो 300 लोग, जो 300 प्रथम स्टेट और दूसरे स्टेट था, इसको तो अंदर ले लिया, और जो तृतीय स्टेट का 600 था इसके लिए राजा ने पहरेदारी लगा के रखा था, इसको अंदर आने नहीं देना, इसको बाहर से ही घुमा देना है। बेचारे देखा कि बाहर बहुत पहरेदारी है, घूम गया कि क्या करे, जब पहरेदारी लगा के रखा है
तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। बाहर ही बेचारे घूम के चले गए और जा करके बगल में एक टेनिस कोर्ट था, वहां जा करके सब बैठ गया कि चलो यहाँ नहीं तो वहां जा करके हम लोग क्या करेंगे कि प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट का इसको अयोग्य घोषित कर देंगे, और इसी के लिए आगे बढ़ा और ये जा करके इसी को अयोग्य घोषित कर दिया कि आप संसद के लिए योग्यता नहीं रखते। अब अयोग्य घोषित हुआ तो ये मामला और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। ये आगे बढ़ते बढ़ते तारीख आ गया 14 जुलाई 1789 ईस्वी। समय बीतता गया। 14 जुलाई 1789 ईस्वी में ये सभी जो तृतीय स्टेट के लोग थे, ये आम जनता से सहयोग लेकर क्रांति कर दिए, और क्रांति करने के बाद सब लोग वहां का यानी फ्रांस का जो सबसे खराब जेल था वो बैस्टील का जेल था। बैस्टील का जेल, यहाँ बहुत सताया जाता, जो राजा के खिलाफ बोले उसको बैस्टील के जेल में बंद कर दिया जाता था। अब इसको लगा, और यहाँ सुरक्षा व्यवस्था भी बड़ा कड़ा था कि लोग यहाँ आसानी से पहुंच भी नहीं सकता था। लोगों में अफवाह फैला कि वहां जो है हथियार रखा हुआ है, गोली बम बारूद, अगर वहां से बम बारूद ले लेंगे तो आराम से लुई 16वां के सिपाही से लड़ सकते। ये लोग गया बैस्टील के जेल में, और वहां कैदी भी बंद था, और कैदी बहुत कम रखा जाता था, न्यूनतम 20 कैदी, अधिकतम 50, इससे ज्यादा नहीं रखा जाता। ये राजा की निरंकुशता का प्रतीक था कि अगर कोई कैदी यहाँ गया तो उसको बहुत कष्ट दिया जाता था, बहुत सताया जाता था कि अगला कोई इस प्रकार का गलती नहीं करे। यातनाओं का हद पार किया जाता था बैस्टील के जेल में, और इस जेल को तोड़ना अब क्रांतिकारियों के लिए आवश्यक हो गया था कि अगर हम लोग बैस्टील के जेल को तोड़ लेंगे तो ये कन्फर्म हो जाएगा कि अब लुई 16वां का ताकत कम हो गया। ये लोग पहुंचता है 14 जुलाई को बैस्टील के जेल में, 4 घंटे तक इंतजार करता है कि बैस्टील के जेल का दरवाजा खोल दिया जाए, लेकिन वहां के जो सुरक्षा कर्मी था वो खोलने से इनकार कर देता है। तब 4 घंटे के बाद ये जो थे सभी क्रांतिकारी लोग, ये बैस्टील के जेल को तोड़ दिया, सब जेल को तोड़ देता है, और जेल तोड़ने के बाद जो वहां कैदी था उस कैदी को बाहर निकाल लेता है। कैदी निकालने के बाद पूरा जेल घुमा, हथियार नहीं मिला, खोज हथियार रहा था, हथियार नहीं मिला, वहां से लौट के आता है और अपने आप को उसी दिन आजाद घोषित कर लेता है कि हम अब लुई 16वां का गुलाम नहीं। और लुई 16वां के पास भी जाता है कि आपको हम राजा नहीं मानते हैं, बहुत समय बीत गया, अब ये सब छोड़िए। तब लुई 16वां जो है ये स्वीकार कर लेता है संवैधानिक राजतंत्र, बोला कि आप लोग संविधान के हिसाब से चलाइए, लेकिन राजतंत्र रहने दीजिए, हम राजा रहेंगे। ये राजा रहने की बात कर लिया, जनता बोला ठीक है राजा रहिए कुछ दिन, लेकिन ये ज्यादा समय तक चलने देंगे नहीं। आपको भले अभी हम राजा बना के रखे हैं, संविधान चल रहा है, लेकिन लंबे समय तक आपको हम राजा रहने देंगे, ये बड़ा मुश्किल काम है कि आप राजा बने रहेंगे और हम लोग आपको राजा बना रखेंगे। लगा कि चलो जब तक है ठीक है, राजा बना रहा। धीरे धीरे वहां क्रांति आगे बढ़ता है। जब क्रांति आगे बढ़ा तब उसी समय राजा बैठक बुलाता है और लोग आता है, दोनों पर तीनों, प्रथम स्टेट भी, द्वितीय स्टेट भी, तृतीय स्टेट भी, और कुछ लोग राजा के बाईं ओर बैठता है और कुछ लोग राजा के दाहिनी ओर बैठता है। यहीं से 2 विचारधाराएं जन्म हुआ। एक विचारधारा था वामपंथ और एक विचारधारा था दक्षिण पंथ। यानी वामपंथ और दक्षिण पंथ ये विचारधारा भी फ्रांस की क्रांति की ही देन थी। और जो फ्रांस का ये क्रांतिकारी था, इसका नारा था स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा। 3 नारा दिया था, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा।
इसको आप बंधुत्व भी बोल सकते हैं। ये 3 नारा इसी क्रांति का था कि हमको प्रथम स्टेट द्वितीय स्टेट में नहीं रहना है, एक होना है, सबको समान अधिकार, सब भाई भाई मिलकर के रहेंगे। यानी स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ये नारा था फ्रांस की क्रांति का। अब देखिए फ्रांस की क्रांति में क्या हुआ, ये तीनों नारा आया और राजा अपने शक्ति से पीछे हटा, लेकिन यहां भी नहीं रुका। और एक व्यक्ति था मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर, रॉबस्पियर ये जो है वामपंथ का सपोर्टर था और ये धीरे धीरे पूरे शासन पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद इन्होंने 21 जनवरी 1793 ईस्वी को लुई 16वां को फांसी दे दिया, फांसी पर चढ़ा दिया। अब देखिए फांसी जो हम लोग देखते हैं ऐसा वैसा फांसी नहीं था, फांसी का तरीका भी अलग से था। गिलोटीन पर फांसी दिया जाता। गिलोटीन मतलब 2 गो मोटा मोटा खंभा, बीच में धारदार ऐसा बना दिया और बीच में मूड़ी रख के सर अलग धड़ अलग, 2 भाग में काटने वाला ऐसा फांसी था। फांसी तो लोगों को लटका दिया जाता है ऊपर, बेचारे प्राण त्याग देते। ये था एकदम राजा को साफ हटा दो। और उसी दिन राजा को हटा दिया तो एक कहावत भी आ गया कि छठ मुड़ी राजा, राजा का मुड़ी छाड़ दिया शरीर से अलग। ये मुहावरा भी बना था तो फ्रांस की क्रांति से, जब लुई 16वां को 21 जनवरी 1793 को फांसी दे दिया। उस फांसी के बाद अगला बारी इसकी पत्नी मेरी एंटोनेट को, उसको भी कुछ समय के बाद इसी गिलोटीन पर चढ़ा करके राजतंत्र के दोनों प्रतीक को खत्म कर दिया। इसके बाद शुरू करता है मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर आतंक का राज। ऐसा आतंक फैलाया कि लोग देखकर डर जाए। आतंक का राज लाया मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। अब देखिए आतंक का राज लगभग 14 महीना तक चला। इसमें सभी व्यक्तियों को सजा सुना करके इसी गिलोटीन पर चढ़ा दिया जाता, गिलोटीन पर। अब आतंक का राज 14 महीना तक चलता है। अब आतंक राज के बाद 14 महीना में 17,000 के आसपास लोगों को ये गिलोटीन पर चढ़ाया। लोगों में गुस्सा आ गया कि ये रॉबस्पियर भी चलने वाला नहीं है, इतना इतना फांसी देगा, तो जनता में भय था। और अंत में इसे भी फ्रांस के कोर्ट द्वारा फांसी की सजा सुनाई जाती है और इसे गिलोटीन पर चढ़ा दिया जाता है। यहाँ के बाद इसको गिलोटीन पर चढ़ाने के बाद हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे नेपोलियन बोनापार्ट। यानी नेपोलियन बोनापार्ट यहाँ से एंट्री मारेगा, नेपोलियन बोनापार्ट। ये हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए हम लोग यही रहने देते हैं। अगर अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और लाइक भी जरूर कर दिया कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।